जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं 10 ऐसे मजेदार रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि बहुत ही अलग है। दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, आरआरबी, एनटीपीसी की, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं और साथ में एक हल भी करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है पहला प्रश्न, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है। ठीक है, डी सी से हल्का है, ए बी से भारी है, लेकिन डी से हल्का है, ई सी से भारी है। तो सबसे ज़्यादा वजन किसका है दोस्तों, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक लाइन को समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि पहले आपको क्या बताया कि एक क्या है, एक स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल या फिर एक कक्षा है और इस कक्षे में 5 विद्यार्थी हैं और पांचों का वजन अलग अलग है। ठीक है, डी पहला बोल रहा है डी सी से हल्का है। डी क्या है, सी से हल्का है। तो ये देख लीजिए, मानिए कि ये क्या है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, और ये हो गया सी, सी से डी, सी से हल्का है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, जो हल्का है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, जो वजन ज़्यादा है उसको मैं बड़ा कर दिया। अब बोल रहा है ए बी से भारी है, ए बी से भारी है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ए बी से भारी है, यहाँ पे डी से भारी सी है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं सी से हल्का है डी, डी से हल्का है ए से हल्का है बी। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है लेकिन डी से हल्का है और ई सी से भारी है। ठीक है, ई सी से भारी है, तो सी से भारी हो गया, ये सी से भारी हो गया ई और डी से हल्का है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। तो सबसे ज़्यादा वजन किसका है, यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ई से हल्का हो गया सी, सी से हल्का हो गया डी, डी से हल्का हो गया ए से हल्का हो गया बी। ठीक है, अब लास्ट में पूछ दिया है कि सबसे ज़्यादा वजन किसका है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे वजन ज़्यादा होगा ई का। किसका हो जाएगा, ई का। तो ऑप्शन नंबर सी, ई इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा डाउटफुल सवाल था, लेकिन आप जब इस ग्राफ को बनाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न भले ही बड़े हैं, लेकिन जब आप लोग ग्राफ के माध्यम से, कोई डायग्राम के माध्यम से आप जब समझेंगे तो प्रश्न आपके लिए छोटा हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे किडनी, यहाँ पे नेफ्रोलॉजी और यहाँ पे है मिट्टी, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को यहाँ पे संबंधित शब्द को चुनना है। तो आप जानते ही हैं किडनी का संबंधित होता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, जो किडनी की जांच करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, और जो मिट्टी की जांच करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, ये पेडोलॉजी है। पेडोलॉजी किसको बोलते हैं, तो पेडोलॉजी मिट्टी को जांच करने वाले को बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी के जांच करने वाले को ही बोलते हैं पेडोलॉजी, बराबर। अब यहाँ पे ऑप्शन बी भी हम लोग समझ लेते हैं। ओलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों, ओलॉजी हम लोग बोलते हैं अंडे का जांच करने वाले को। ठीक है, नंबर सी भी हम लोग याद कर लेते हैं। हेमाटोलॉजी किसको कहते हैं, तो ये रक्त को जांच करते हैं। और डी किसको बोलते हैं, डी जो है एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी उसको बोलते हैं जो भविष्य बताने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, भविष्य बताने वाले को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी उसको बोलते हैं जो रक्त की जांच करता है। ओलॉजी किसको बोलते हैं, जो अंडे का जांच करता है। और पेडोलॉजी किसको बोलते हैं, जो मिट्टी की जांच करता है। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। मिट्टी का हम लोग का हो जाएगा पेडोलॉजी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये दूसरा भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, यदि गुणा का अर्थ है घटाव और जोड़ का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान
क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को इसको ज्ञात करने हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, बस चिन्ह का परिवर्तन करके आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और प्लस की जगह पे क्या लिख देना है, गुणा लिख देना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है 3 और गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा 1। अब यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो बताइए बराबर क्या होगा। अब इसको हल कर देंगे बोर्ड मास रूल लगा करके। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 3 में से 1 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा, गुणे हम लोग 5 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 पंजे 30 दूना के 60। ठीक है दोस्तों, बराबर आ गया हम लोग का 60। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है मूंगफली, चूहा, सांप, बाज। दूसरा है चूहा, मूंगफली, बाज, सांप। तीसरा है चूहा, सांप, मूंगफली, बाज। और चौथा है ऑप्शन नंबर डी, बाज, सांप, मूंगफली, चूहा। दोस्तों ये जो 4 शब्द बने हैं ना, ये 4 शब्द आपसे क्या समझते हैं, इन चारों शब्द से आप क्या समझते हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि एक दूसरे को लोग खाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, बाज, सांप। ठीक है, सांप को खाता है बाज, मूंगफली खाता है सांप को, चूहा खाता है मूंगफली को। तो ये वाला जो हो जाएगा तार्क हम लोग का गलत हो जाएगा। ये तार्किक क्या है, गलत है। सी वाले को पढ़ते हैं दोस्तों। चूहा सांप को खाता है या सांप चूहा को खाता है, फिर मूंगफली के सांप को खाता है, नहीं। तो ये हो जाएगा तार्किक गलत। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, मूंगफली चूहा को खाता है, तो नहीं, मूंगफली चूहा को नहीं खाता, चूहा मूंगफली को खाता है। ठीक है, तो ये भी तार्किक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं। चूहा मूंगफली खाता है, हाँ। सांप चूहा खाता है, हाँ। बाज सांप को खा जाता है, तो हाँ। ये जो हमारा तार्किक बन रहा है दोस्तों, ये हमारा सही फ्लो में है। यानी मूंगफली को खाता है चूहा, चूहा को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज। ठीक है, सांप को खाता है बाज। तो ये हमारा जो तर्क बहुत ही अर्थपूर्ण है और क्रम में भी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 5वें सवाल को। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का सवाल दोस्तों दिया गया है। अब कथन निष्कर्ष का सवाल जब भी आप देखिए तो बस इतना समझिए कि कथन जो भी बोलता है वो सही मानना पड़ता है, अपने से दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, और निष्कर्ष को समझना होता है कि आखिर निष्कर्ष में जैसा बताया जा रहा है वो वाकई है या नहीं है। यदि नहीं होगा तो वो निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कथन को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कथन कि सभी सड़कें वाहन हैं। ठीक है, सभी सड़कें क्या हैं, वाहन है। और दूसरा में लिखा हुआ है कुछ वाहन पेड़ हैं। ठीक है, अब इसको समझिए, ये सभी सड़कें वाहन हैं, तो ये ले लीजिए, देखिए सभी सड़क हैं, ये क्या है, सड़क है मान लीजिए, और ये सभी सड़कें क्या हैं, वाहन है। तो यहाँ पे हम लोग वाहन बना देंगे। ठीक है, वाहन का चित्र नहीं बनाएंगे, एक डायग्राम मैं तैयार कर रहा हूँ समझने के लिए। ये सभी क्या हो गया, सड़क है, और ये सभी सड़कें क्या है, वाहन है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ वाहन पेड़ हैं, यानी ये जो कुछ वाहन है ये पेड़ हो जाएंगे, केवल कुछ। ठीक है, तो यहाँ से कुछ हम लोग ले लेंगे, ये पेड़ हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पेड़ हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ वाहन क्या हो गए, पेड़ हो गए। समझ में आया। अब निष्कर्ष को समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग मत दिमाग लगाइएगा कि सभी सड़कें वाहन है, सड़क क्या वाहन होते हैं, तो ऐसा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, अपने से दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, बस कथन को सही मान करके निष्कर्ष को समझाना है और समझना है। ठीक है, पहला यहाँ पे निष्कर्ष बोल रहा है कुछ पेड़ सड़कें हैं, तो यहाँ पे पेड़ कुछ सड़क में टच हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ पेड़ वाहन है या फिर कुछ वाहन पेड़ हैं, ये सही है। ठीक है, अब समझिए दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सभी वाहन पेड़ हैं, सभी वाहन पेड़ हैं, तो नहीं, सभी वाहन पेड़ नहीं है, कुछ वाहन पेड़ हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हमारे गलत हो गए, यानी दोनों निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, यानी दोनों हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, मुझे विश्वास है ये 5वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या समझना है, कथन को समझना है, निष्कर्ष को समझना है और ऑप्शन को देखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। ये रहा दोस्तों हमारा ऑप्शन। चित्र जैसा भी बना है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा भी मत समझिएगा कि गलत बना है। ठीक है, बड़ी लाइनें हैं, छोटी लाइनें हैं, थोड़ा सा स्पेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मत समझिएगा। बस आप चित्र को देखिए और समझिए कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला चित्र हमारा ये दिया है कि यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा सर्कल है और इसमें 5 लाइनें हैं, इसमें 4 लाइनें हैं। ठीक है, बड़ी लाइनें फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी है और यहाँ पे 5 लाइनें बराबर है। दूसरे आकृति में यहाँ पे दे दिया क्या है, एक पॉइंट है, बिंदु है और उसके बाद ये क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5 लाइनें हैं और यहाँ पे 3 लाइनें हैं, छोटी होती गई है। अब यहाँ पे 5 लाइनें हैं लेकिन यहाँ पे सर्कल आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, एक बड़ी लाइन फिर उससे छोटी लाइन, फिर यहाँ पे 5 लाइनें हैं, फिर एक लाइन हो गया, फिर यहाँ पे पॉइंट इधर आ गया। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे समझते जाइएगा। यहाँ पे ये सर्कल था तो यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अब नीचे सर्कल है तो नीचे पॉइंट है, तो अब ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे चला गया हमारा सर्कल, पॉइंट नहीं, पॉइंट तो बन चुका है, अब सर्कल यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब ये लाइन एकदम खत्म हो गया है, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे एकदम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक भी है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे एक भी लाइन है नहीं है, लेकिन ये 5 लाइन है। हाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइन है। तो दोस्तों इस आकृति में देख लीजिए, यहाँ पे मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। इस आकृति में ये हो गया पॉइंट और ये हो गया 1 2 3 4 5 लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिलाने का तरीका आपको पता चल गया, कैसे मिलाते हैं। जो जो दिया है दोस्तों उसको हम लोग रखते जाएंगे और रखने के बाद देखेंगे कि हम लोग का किस आकृति में मैच कर रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठवां भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है एक्स वाई का पिता है लेकिन जेड का पुत्र है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध है। जब यहाँ पे संबंध पूछते दोस्तों तो आप समझ जाइए ब्लड रिलेशन का सवाल है, बराबर दोस्तों। अब चलिए हम लोग इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि क्या ये कह रहा है। ठीक है, पहला बोला एक्स वाई का पिता है। ठीक है, एक्स क्या है, वाई का पिता है, यानी एक्स क्या हो गया, फादर हो गया। ठीक है, और वाई क्या हो गया, बेटा हो गया, यानी पुत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है लेकिन जेड का पुत्र है, लेकिन जेड का पुत्र है, तो एक्स का पिता कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एक्स का पिता कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला बोल रहा है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो ये देखिए हमारा हो गया डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, यानी इसकी पुत्री ये है। ठीक है, तो ये कौन हो गया, ये माता हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया, माता, ये माता, सॉरी दोस्तों मादा मैं लिख दिया, ये हो गया माता और ये हो गया बेटा। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया बेटी, क्या हो गया, ये बेटी हो गई है। ठीक है, पुत्री का मतलब बेटी ही होता है ना। तो अब यहाँ पे बोल रहा है तो जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध है। अब यहाँ पे जेड से डब्ल्यू का संबंध पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पहला ही बोल रहा है एक्स वाई का पिता है। मैंने यहाँ पे आपको माता बताया ना, तो यहाँ पे माता नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा पिता। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और इनके पिता ये हैं, ये पिता के पिता ये हैं, तो हमारे पापा के पापा हमारे क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, तो जेड और डब्ल्यू में जो संबंध होगा वो होगा दादा का। किसका होगा संबंध, दादा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दादा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले आता है। ठीक है, लेकिन 8 जून के बाद, जबकि रीना को याद है कि टीना का जन्मदिन 15 जून से पहले लेकिन 10 जून के बाद, तो टीना का जन्मदिन कब आता है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले और बाद का दो हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे P फॉर पहले, B फॉर बाद हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों। अब जो पहले आता है उस पहले को हम लोग लिख लेंगे, जो बाद में आता है बाद में लिख लेंगे। तो सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले,
यानी यहाँ पे हो गया हम लोगों का 12, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 12, और लेकिन 8 जून के बाद, तो 8 जून के क्या हो गया बाद हो गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है जबकि रीना को याद है कि टीना का जन्मदिन 15 जून से पहले, यानी ये हो गया 15 जून से पहले, जबकि 10 जून के बाद, तो यहाँ पे हो गया 10। ठीक है दोस्तों, तो टीना का जन्मदिन कब आता है यही बताना है ना दोस्तों। अब याद रखिए कि ये हमारा 12 है और ये हमारा 8 है, यानी ये हमारा पहले और ये हमारा बाद है, तो इनके बीच वाली नंबर कौन सी होगी इसको निकाल लेंगे। इसको चलिए ऐसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो बताइए 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा छोटा छोटा है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 के बाद क्या आता है 13, 13 के बाद क्या आता है 14 आता है। अब देखिए कि इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पे 11 है, 10 है, 9 है, यहाँ पे 14, 13, 12, 11, तो ये 11 और ये 11 हम लोग का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यानी मैच कर रहा है, तो हम लोग का निकल करके आ जाएगा 11 जून। यहाँ पे जून की बात की गई है ना, तो 11 जून हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 11 जून को ही टीना का जन्मदिन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हम लोग का 11 जून इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि कॉमन नहीं निकलता दोस्तों, तो या के फॉर्म में हम लोग का आंसर आता, जैसे कि 9 या 11 जून होता। ठीक है, या करके आंसर निकल करके आता। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा होगा, कैसा दिखाई देगा। ये दोस्तों एक कागज है और कागज को इस प्रकार से क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है। मोड़ने के बाद फिर ऐसे मोड़ा जाता है। ठीक है, इसका 4 भाग हो जाता है। कितना भाग हो जाता है, 4 भाग हो जाता है, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, कहाँ पे बना है दोस्तों, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, वो कुछ इस प्रकार से कि देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे चित्र बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे चित्र बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, अब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं इसी चित्र को। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ऐसे हो गया और यहाँ पे भी एक ऐसे हो गया। तो अब इसका जब 4 भाग होगा तो कैसा आकृति बन जाएगा दोस्तों, ये वाला आकृति इन चारों में होगा, ये वाला भी आकृति इन चारों में होगा। तो बना लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया हम लोग का ऐसे, फिर यहाँ पे हो गया ऐसे, फिर यहाँ पे हो गया ऐसे, और ये वाला अब हम लोग बना लेते कोना में, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, बराबर दोस्तों। तो बताइए ये आकृति कहाँ पे आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, ए में दिखाई दे रही है, नहीं, बी, सी में दिखाई दे रही है, नहीं, डी में दिखाई दे रही है, नहीं, बी में दिखाई दे रही है, हाँ, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 9वां प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आप पहले ही क्या कर लीजिए, चित्र बना लीजिए। ठीक है, जब चित्र आप बना लेंगे कंप्लीट तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूरा करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। आकृति दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ये इनकम्प्लीट है, इसको ऑल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। अब जब ये इनकम्प्लीट है ना, तो पूरा हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि आखिर ये आकृति बन ही कैसी रही है। तो यहाँ पे हम लोग एक इस प्रकार से क्या कर देंगे, स्क्वायर बना देंगे, और स्क्वायर में ऐसे 4 खाना बना देंगे। 4 खाना में फिर क्या है दोस्तों, ये 4 खाना में एक ऐसे है लाइन, एक ऐसे लाइन, फिर एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन है, और उसके बाद ऊपर से ऐसे इसमें, फिर ऐसे है। अभी देखिए 3 ही बना है, ये चौथा भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये ऐसे है, तो यहाँ पे भी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बराबर दोस्तों। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन है, तो यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन है, यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, तो यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन होगा। ठीक है, ये भी हम लोग का कंप्लीट होते जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे o है, यहाँ पे क्या है x है, फिर यहाँ पे o है, फिर इसमें क्या है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे x, यहाँ पे o। अब यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, अब यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें दोस्तों ये ट्रायंगल है सिर्फ। तो ये आकृति बन ही कैसी रही है, ये बन ये रही है कि देखिए यहाँ पे o और यहाँ पे ट्रायंगल है ना, तो इसके सीधे सीधे होना चाहिए, यानी इसके सीधे सीधे होना चाहिए, लेकिन सीधे ना होकर के इसमें चला गया है, एक लाइन को पार करके चला गया है। ठीक है, जब एक लाइन को पार करके चला गया है, ये देखिए o, यहाँ पे o, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल, ऐसे पार करके चला गया है,
तो इसको भी जब हम लोग बनाएंगे तो पार करके ही बनाएंगे, ठीक है। यानी ये दोनों चला आएगा कहाँ, इधर, और ये दोनों चला आ जाएगा किधर, इधर। बात समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे केवल x है ना, तो यहाँ पे केवल x है, इसमें कुछ बना है नहीं, ये इधर का हो गया। तो अब हम लोग इसको बना लेंगे इधर, तो ये ट्रायंगल हो गया, ये o हो गया, ये हमारा स्क्वायर का शेप हो गया, ये हमारा x हो गया। तो ये आकृति अब आप मुझे बताइए कहाँ पे बन रही है, ठीक है। स्क्वायर, ट्रायंगल, फिर x o, यहाँ पे देखिए स्क्वायर, ट्रायंगल, x o। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे ये 10वां भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जितने भी प्रश्न मैंने बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा है। और यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।